तो अवर टुडेज टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। पिछले क्लास में भी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स ही किया था, बट उस वक्त हमने किन से एल्केन्स बनाने सीखे थे? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। पूरी की पूरी क्लास एल्काइल हैलाइड्स पे थी। ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन की थी हमने, कोरे हाउस रिएक्शन की थी। ठीक है, और उसके बाद रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स किया था, राइट। और एक हमने सीखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, याद करो दोबारा। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? एल्काइल मैग्नीशियम, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी क्लास 12 में भी बहुत जगह पे काम आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एल्काइल मेरे पास आर हो गया, मैग्नीशियम क्या होगा? Mg, हैलाइड क्या हो गया? H। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स करनी है। अल्कीन्स से या अल्काइन्स से हमने अल्केन बनाना सीख लिया पिछली क्लासेस में, अल्काइल हैलाइड से सीख लिया पिछली क्लास में। आज हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे हम अल्केन्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम अल्केन्स को बनाते हैं तो उसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या है? डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और सेकंड हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड मेथड मेरे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें हम दो ही मेथड करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारे पास अनदर आ जाएगा टॉपिक्स। सबसे पहले तो डिकार्बोक्सिलेशन में ही हमारे पास काफी कुछ आ जाना है, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? जरूरी नहीं है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो, ठीक है। जरूरी नहीं है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो, कोई भी सोडियम सॉल्ट होगा। याद रखो, सोडियम सॉल्ट होगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। सॉल्ट लेना है हमने, प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड लेना, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमने ये उठाना है, ठीक है। और इसको हीट करेंगे विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सोडा लाइम क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने? CaO। कितनी रेशो में डलेगा ये? 3:1। NaOH प्लस CaO मेरे पास होगा 3:1 में, ठीक है। फिर उसको हीट करेंगे तो ऐसा करने से हमारे पास अल्केन आ जाएगा। तो मैंने लिया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। कैसे लूंगी? RCOONA। ये सोडियम सॉल्ट ही हो गया, किसका है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, राइट। उसके अंदर मैंने ले लिया NaOH। इसकी क्वांटिटी ज्यादा है NaOH की, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। CaO की क्वांटिटी मेरे पास कम होगी तो वो इधर ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। और इसको हीट करना है हमने। हीट कहाँ तक करना है? अप्रोक्सीमेटली 630 केल्विन टेम्परेचर पे हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। जब हीट करेंगे मेरे पास जो ये वाला पार्ट है ना, ये निकल के अलग हो जाएगा। कहाँ तक? O तक। अगर Na तक रखोगे फिर तो मेरे पास फिर से वही सोडियम सॉल्ट वाली कंडीशन आ जाएगी और पीछे OH का अल्कोहल बच जाएगा, है ना। इसलिए O तक उठाएंगे तो मेरे पास क्या बन गया? Na मेरे पास 2 है, CO मेरे पास कितने हो गए? 1 2 और 3 ऑक्सीजन हो गए, NaCO3। ये मेरे पास आ गया अलग से, ठीक है। और मेरे साथ अब पीछे क्या बचा? R और H। तो मेरे पास क्या आएगा अब यहाँ पर? RH आ जाएगा, RH यहाँ पर। ये RH क्या है मेरे पास? एल्केन है, राइट। दोबारा देखते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होगा। सोडियम सॉल्ट लेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको हीट करेंगे विद सोडा लाइम। सोडा लाइम में 3:1 में मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट सोडा सोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा और मुझे अल्केन देगा, साथ में देगा Na2CO3। और इसके अंदर जो CO2 मॉलिक्यूल भी बन रहा है, इसकी हेल्प से जो CO2 मॉलिक्यूल बना है वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। वो रिमूव हो रहा है, खत्म ही हो रहा है वो। क्यों? क्योंकि इसी कारण इसको डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं बेसिकली। वो रिमूव हो गए हुए इधर CO3 में ही हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन।
अब ये जो प्रोसेस है जिसमें मेरे पास ये भी लिख रहा हूँ, व्हाट आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2 from an organic compound, from an organic compound, वो मेरे पास क्या आएगा? डीकार्बोक्सिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अल्केन्स जो है जब वन कार्बन एटम से बनते हैं और उसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम होता है विच इज लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो इस तरह से बनते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पर आर की जगह पे CH3, यहाँ पे COONA, ठीक है, NaOH तो मेरे पास आएगा ही आएगा। यहाँ पे CaO हीट हो जाएगी 630 केल्विन टेम्परेचर पे। अब यहाँ पर मेरे पास देखिए COO से लेके O तक, ये तो मेरे पास Na2HCl3 बनाएगा ही बनाएगा, ये तो बनेगा ही बनेगा डीकार्बोक्सिलेशन में। पीछे क्या बचा? CH3, साथ में H, क्या बन गया? CH4, मीथेन बन गया। इसमें हम लोअर लेवल के ही बनाएंगे, लोअर लेवल के ही बनेंगे, ठीक है। और एक है CH3, CH2 ले लेते हैं, COONA ले लेते हैं, प्लस NaOH हो गया। सेम प्रोसीजर है, CaO के प्रेजेंस में हीट कर दिया, मेरे पास CH3 इथेन बन जाएगा, प्लस Na2SO3। क्या मुझे दोबारा ये सब करके दिखाने की जरूरत है? पता ही है क्या चीज उठाई जाएगी इस तरह से, ये पीछे H2CH3 बन गया। ठीक है, तो ज्यादा काम तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो रहा है, रेशो भी 3:1 में सोडियम हाइड्रोक्साइड की रेशो ज्यादा आ रही है, CaO की रेशो कम आ रही है, तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया ही क्यों है? क्या मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड का? देखो अगर मैं मिथेन की प्रिपरेशन बताना चाहूँ आपको इन द लेबोरेटरी, तो मैं क्या लूंगी? कॉपर ट्यूब लूंगी, ये मेरे पास क्या होगी? कॉपर ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाल दिया भाई सोडा लाइम और सोडियम एस्टेट डाल दिया, बेसिकली सोडियम इथेनोएट डाल दिया, ये सोडियम इथेनोएट है, सोडियम इथेनोएट, और साथ में मैंने डाल दी सोडा लाइम। सोडा लाइम 3:1 में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये चीज डिलीवरी ट्यूब में जाएगी। ठीक है, इस तरह से डिलीवरी ट्यूब में जाती है, और ये जो है काइंड ऑफ एक बीकर है, बहुत चौड़े वाला बीकर है, इसके अंदर हमने लिक्विड भरा हुआ है। कौन सा लिक्विड? वाटर है, और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड ट्यूब लगा रखी है इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर भी काफी हद तक लिक्विड है, और इसमें से बबल्स निकल के यहाँ पर मेरे पास CH4 गैस क्या स्टोर हो रही है। ठीक है, ये सारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड डाल रही हूँ तो उसका फायदा क्या है? हम इसको इतने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, 630 टेम्परेचर पे, यहाँ से हीट हो रहा है, यहाँ पे ना बर्नर लगा होगा, बंसन बर्नर, तो यहाँ से हीट हो रहा है। अगर ये हो सकता है, देखो कॉपर है, कॉपर जल्दी गर्म होती है, जैसे वैसे आप तांबे के बर्तन में अगर बनाना चाहो कुछ, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये परमिट करती है कि जो रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पे हो, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये मतलब इंश्योर कर देती है कि हाँ जी डीकार्बोक्सिलेशन ही हो रही है। कहने का मतलब जो CO2 है वो रिमूव हो रहा है, किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्साइड के कारण। फिर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जितना भी उसके पास आसपास से जो भी मॉइस्चर होगा उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या याद रखो, ये आगे भी काम आएगा, क्या है ये? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक क्या का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब्स एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ठीक है, नेचर में जितनी भी मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये ऐसा होने नहीं देता, ये इसको ड्राई रखता है।
ठीक है। जैसे कि मीथेन जब हमारे पास प्रिपेयर हो रही है, उसमें क्या है, ये 4:1 में हम यूज करते हैं, जरूरी नहीं हर एक में 3:1 ही है, किसी किसी में 4:1 में भी यूज करते हैं। तो जो मीथेन जब प्रोड्यूस होती है, पानी के अंदर करेक्ट होती है, वो इनसॉल्युबल होती है पानी में, और यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया डीकार्बोक्सिलेशन। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कोल्स रिएक्शन। बेसिकली अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, कैथोड पे अलग करेंगे, एनोड पे अलग करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रही हूँ सारे के सारे को। अब हम आगे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे जिसमें हमारे पास कोल्स रिएक्शन आएगी। ठीक है, अभी जो आपको रिएक्शंस आ रही है ना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है करनी। आगे जब प्लस टू में पढ़ोगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी होंगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। और ऑर्गेनिक में बहुत हद तक क्रैमिंग है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स कहेंगे कि क्रैमिंग नहीं है, समझ आता है, समझ में आता है, नो डाउट। पर किस किस साइंटिस्ट ने या किस केमिस्ट ने कौन सी रिएक्शन निकाली है, कैसे उसको सॉल्व करना है, सारी की सारी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में अब हम करेंगे कोल्स रिएक्शन। ठीक है, जब भी कोई मेरे पास एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट का, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट का मेरे पास कोई भी एक्वस सोल्यूशन होगा, यानी कि मतलब कि पानी के अंदर उसको घुला दिया गया है। ठीक है, और ये किसका होगा सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसमें मोनो नहीं ले रहे हम, ध्यान दो। पहले वाले में डीकार्बोक्सिलेशन में क्या था, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, जिसमें मोनो नहीं ले रहे हैं हम। वो इलेक्ट्रोलाइज होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइज होगा। और जो हमारे पास अल्केन होगा वो कैथोड पे आएगा, सॉरी एनोड पे आएगा, अल्केन एनोड पे इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास है CH3COO ये मेरे पास क्या है, पोटेशियम सॉल्ट है। अभी पिछले में हमने सोडियम सॉल्ट कर लिया ना, अभी पोटेशियम ले लेते हैं। कौन सा है, एक्वस फॉर्म में है, यानी कि पानी के अंदर घुला हुआ है। इसमें अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगी, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगी, तो मेरे पास इसमें से दो इलेक्ट्रॉन क्या ऐड अप होंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस के वक्त क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज होंगे, जिससे मुझे CH3COO नेगेटिव अलग मिल जाएगा। ये दो की क्वांटिटी में ले रही हूँ, दो मोलिक्यूल्स ले रही हूँ। CH3COO नेगेटिव, वन नेगेटिव अलग निकल जाएगा, और टू के पॉजिटिव अलग निकल जाएगा। ठीक है, ये अपना अपना आयन लेके अलग निकल गए। ठीक है, अब एनोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम एनोड की बात करेंगे, एनोड कैथोड की। एनोड पे क्या हो रहा है, मेरे पास जो ये सब्सटेंस अभी बन के आया, क्या बन के आया, 2CH3COO नेगेटिव आयन बन के आया मेरे पास। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगी, इसको अनस्टेबल करना है मैंने अभी। अनस्टेबल क्यों करना है, ताकि मेरे पास इजीली, ध्यान से सुनो, ताकि मेरे पास इजीली अल्केन आ जाए। इसको अनस्टेबल करेंगे पहले। कैसे करेंगे, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स निकालिए अलग। दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, समझ में आया। इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, दो हो गए। क्लियर हो गया, दो हो गए। पीछे क्या बचेगा, अकेला ये क्या स्टेबल है अपने आप में, बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन खाली पड़ी है भाई, कभी भी रिएक्ट कर सकती है। इसी से मेरे पास थोड़ी देर बाद, इसी से मेरे पास थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। इथेन इन द सेंस CH3 अलग बन जाएगा, और CO2 अलग निकल जाएगा, यानी कि ये वाला अपना अलग लेके निकल जाएगा। 2CH3 मतलब CH3 अलग निकल जाएगा। ये इसको ऐसे करो जैसे यहाँ से आपने ऐसे किया, CH3CO प्लस ऐसे, ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये दोनों तो मिलके अपना CO2, दो CO2 अलग बना देंगे, CH3 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज किस पे हो रही है, एनोड पे। मैंने शुरुआत में क्या बनाया था, अल्केन कब इवॉल्व होगी, कहाँ पे इवॉल्व होगी, एनोड पे इवॉल्व होगी। लेकिन अब भी मेरे पास ये पड़ा है,
के पॉजिटिव। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होता है यूजुअली, कैथोड में यहाँ पे लिखती हूँ, कैथोड पे जो भी मेरे पास पॉजिटिव चीज आती है, एनोड पे हमारी सारी नेगेटिव चीजें आएंगी। ठीक है, कैथोड पे सारी पॉजिटिव चीजें आएंगी, पॉजिटिव आयंस आएंगे। जैसे H पॉजिटिव आयंस होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वो कैथोड में चले जाते हैं। वैसे ही के पॉजिटिव भी जो है, इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है एक्वस सॉल्यूशन की, कैथोड की तरफ जा रही है। जो H पॉजिटिव आयंस है, अब देखो ये कौन सा सोल्यूशन था, एक्वस, यानी कि इसके अंदर क्या था, पानी प्लस सॉल्ट था, पानी प्लस सॉल्ट था। तो इसमें H पॉजिटिव भी काम करेगा, सिर्फ के पॉजिटिव नहीं करेगा, H पॉजिटिव भी करेगा। जो H पॉजिटिव आयंस होंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे सोल्यूशन में से, एक्वस सोल्यूशन में से H पॉजिटिव आयंस डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, ये थर्ड पे आ जाएंगे, क्योंकि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है H पॉजिटिव आयन का कम है, डिस्चार्ज पोटेंशियल भी टर्म करेंगे आगे। अभी एक बार इतने देखो, डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है H पॉजिटिव का लेस देन है K पॉजिटिव से, सिर्फ इतना याद रखना है, H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है K पॉजिटिव से। तो जो H पॉजिटिव है वो इकट्ठे होके, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करके अपना क्या कर लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होके अपना हाइड्रोजन बना के निकल जाएंगे। ठीक है, तो H पॉजिटिव, इसमें K पॉजिटिव नहीं, अपना K2 बनाएगा इजीली, K पॉजिटिव नहीं K2 बनेगा, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। तो H पॉजिटिव लेगा इलेक्ट्रॉन, एक्वस सॉल्यूशन में से H बनेगा। इस तरह से जब सारे H इकट्ठे होते जाएंगे, मेरे पास H2 आ जाएगा। जो K पॉजिटिव है वो सोल्यूशन के अंदर ही देंगे, और जो रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन कैसे आएगी, कंप्लीट रिएक्शन आएगी, यहाँ पे लिख लो, कंप्लीट रिएक्शन कैसे आएगी। क्या लिया था मैंने, CH3COO के दो मॉलिक्यूल्स लिए थे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन था, दैट मींस उसके अंदर वाटर भी था, वाटर भी था। ठीक है, इसके हमने किए इलेक्ट्रोलाइसिस, इसकी हमने की इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मेरे पास CH3 तो बन गया था, इथेन, ये रहा। और मेरे पास क्या बना था, 2CO2, और मेरे पास क्या बन गया था, H2, और और K बच गया। अब ध्यान दो, ये तो पूरा कंप्लीट कर गया अपना, दो CH3 के निकल गए, इसमें से दो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गए, इसमें से दो हाइड्रोजन निकल गए। अभी दो हाइड्रोजन बाकी है, दो ऑक्सीजन बाकी है, और दो के बाकी है। क्या बच गया, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो के, तो क्या बन जाएगा, KOH। ये सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा, KOH सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अलग से। तो जनरल अगर रिएक्शन निकालनी हो, तो हम लेंगे 2RCOO के प्लस 2H2 प्लस इलेक्ट्रोलाइसिस, सारा सेम। आर अल्केन मेरे पास आ जाएगा, आर अल्केन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, 2KOH आ जाएगा, बाकी सारा सेम। इसमें से वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन, we cannot prepare methane from Kolb's method, we can only prepare methane from the decarboxylation reaction। दोबारा समझो इसको, मेरे पास कोल्ब्स रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन है मेरे पास, तो मैंने आयनिक फॉर्म में इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की, ऑब्वियसली आयनिक फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन था, तो CH3COO नेगेटिव अलग निकल गया, K पॉजिटिव अलग निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर एनोड पे क्या होगा, एनोड, एनोड अपने आप में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, एनोड की होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड की होती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे सारे नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, है ना, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे सारे पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे। तो नेगेटिव में मेरे पास ये बना था, ये लिया मैंने, पहले इसको अनस्टेबल किया, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन, या इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऐसे कर लो। ठीक है, दो नेगेटिव थे, इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, है ना, इसको स्टेबल करने के लिए, तो यहाँ पर आएगा दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन दिए इसको, अब क्या होगा, 2CH3CO, ये आगे जाके CH3 इथेन अलग बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगी। ठीक है,
अब आते हैं, अब आते हैं, यहाँ पर कैथोड पे देखिए, हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है पोटाशियम के आयन से, तो हाइड्रोजन आयन अपना H2 बना लेगा, पोटाशियम आयन सोल्यूशन के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन अगर मैं कहूँ तो कैसे बनेगी, मेरे पास ये सॉल्ट है, पानी के अंदर इसको घोला, पानी के अंदर इसको घोलते ही इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो इथेन अलग निकल गया, कहाँ पे, इथेन एनोड पे निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मुझे एनोड पे मिल गई, फिर कैथोड पे मुझे हाइड्रोजन मिल गया, पीछे क्या बचा, ये जो सोल्यूशन में रह गया, और दो H और दो O रह गए थे जो कि QH सोल्यूशन बना गए। ठीक है, जनरल रिएक्शन क्या आएगी, इसमें मेरे पास तीन चीजें तो बनेगी बनेगी, क्या बनेगी, KOH CO2 H2। ठीक है, तो RR मेरे पास अलग निकल जाएगा। ठीक है, सेम हमारे पास सोडियम वाले में होगा, सेम ही चीज होगी, कैसे होगी मैं दिखाती हूँ, जहां जहां पोटाशियम है वहां वहां पे हम सोडियम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोडियम लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2Na पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से तो मैं अपना इथेन निकालूंगी, पहले फ्री रेडिकल बना लेंगे, एसीटेट फ्री रेडिकल, जैसे यहाँ पे बना था CH3O, इसको क्या कहते हैं, एसीटेट फ्री रेडिकल, यानी कि इनके पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन फालतू का बचा है, ये ऐसे कह दो। ठीक है, अब ऐसे जब होगा देखिए, इसके पास दो बार एक एक इलेक्ट्रॉन फालतू का होगा, नहीं इसको इधर लिखेंगे क्योंकि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन फालतू के आ रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये इस तरफ ही आएगी, राइट हैंड साइड ही लेंगे इसको। ठीक है, तो मेरे पास इथेन बन गया अलग से और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया अलग से। यहाँ पर जब सोडियम आएगा ना उसमें थोड़ा सा क्या चेंज आएगा, हाँ इसमें दिखाती हूँ मैं, मेरे पास H2O था जो, उसका बन जाएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो OH अलग हो जाएगा प्लस H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन मिला उसको H फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होके H2 बन गया। ठीक है, वो बाहर निकल जाएगी गैस, सेम होगा बस उसमें ये चीज आ जाएगी आगे, यहाँ पर Na हो जाएगा, सारा सेम है, यहाँ पे NaOH बन जाएगा, बस कोई बड़ा चेंज नहीं है। अब लास्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लास्ट हम करते हैं अल्काइल हैलाइड में, एंड पे हमने क्या किया था, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना, इसमें भी हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स करेंगे, व्हाट वी विल डू, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये रिएक्शंस आपको ऐसे सीधा नहीं आएंगे एग्जाम में, बेस्ट तो अगर एग्जाम इजी है तो क्या आएगा, राइट डाउन द कोल्ब्स रिएक्शन, राइट डाउन द कोरे हाउस रिएक्शन, ऐसे अगर घुमा फिरा के डालनी होगी ना, तो जैसे मेरे पास RCOH है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पर RCH3 प्लस 2H2 प्लस 3I2, ऐसे कर सकते हैं। फिर कहेंगे कि रिएक्शन का नाम भी बताओ अगर है तो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि मेरे पास क्या हो रही है, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर मैं 6HI डाल रही हूँ, जब भी हम रिडक्शन करेंगे इसमें क्या डालेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड डालते हैं इसकी रिडक्शन हो जाएगी, वो रिड्यूस होके अल्केन बना देगा, वाटर अलग निकल जाएगा, H2O, H, एक यहाँ पर भी तो कितने हैं, ठीक है, ये अलग निकल जाएगा, और आयोडीन अलग निकल जाएगा, तो मेरे पास है एसिटिक एसिड है CH3COOH, उसके अंदर मैंने 6HI डाला, इसकी क्वांटिटी सेम ही रहेगी, इसकी सेम ही रहेगी, तो रिडक्शन हुई, रिडक्शन होके मेरे पास क्या आएगा, CH3, CH3 तो आना ही था, साथ में CH3 ये भी तो आया अलग से, CH3 इथेन बन गया ना, ये आप कहोगे CH3 कहाँ से आया, देखिए
सी, एक एच यहां से लिया, 2 एच यहां से ले लिए, 3 हो गए। C1 और 2 यहाँ से ले लिए, जब यहाँ पर तीनों के तो 4 एच बच गए, देखो 4 एच इसमें कवर हो गया, 2 दूनी 4, समझ लग गई अब। 3 8 और 3 2 6, आयोडीन लग निकल गए, क्लियर। और ऑक्सीजन का हो गया 2 है, ये लो 2 ऑक्सीजन ये पड़े हैं, ठीक है। CH3 ये वाला इधर वाला है, ये वाला जो बना है, एक कार्बन ये रहा, 2 हाइड्रोजन इससे लिए, और एक हाइड्रोजन इससे लिया, तो CH3 ऐसे आ गया। प्लस 2H2O तो सेम ही आएगा, प्लस 3I2 भी सेम आएगा, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड ले लो, CH3 CH2 COOH प्लस 6HI, क्या हुई रिडक्शन, क्या हुई रिडक्शन, मेरे पास क्या आएगा, CH3 CH2 CH3 प्लस 2H2O प्लस 3I2, कोई डाउट। H2 तक तो सेम ही है, CH3 फॉर्मूला से उठा लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास टॉपिक की प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का खत्म हो गया। अब ना हम कुछ अलग चीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, ठीक है। एक बार अभी तक हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड से किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट रिएक्शन क्या थी, COONA था, ठीक है। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO डाला था, मेरे पास RH आ गया, तो मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ, आधी लिख रही हूँ। फिर मैंने पोटेशियम के साथ करके दिखाया था, इलेक्ट्रोलाइसिस की थी, इलेक्ट्रोलाइसिस की थी, तो मेरे पास क्या आ गया था, RR आया था, इससे मिथेन बन जाएगा, इससे मिथेन नहीं बनेगा, ठीक है। थर्ड मैंने क्या किया था, सीधा ही कार्बोक्सिलिक एसिड उठाया, रिडक्शन की, और यूज क्या हुआ उसमें, हाइड्रोजन आयोडाइड, मेरे पास अगेन RCH3 बना, एक में RH, पहले में RH, दूसरा कौन सा था, कोल्ब्स, कोल्ब्स रिएक्शन, उसमें दूसरे में RR, तीसरे में RCH3, ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, इसमें सबसे पहले आता है नेचर, नेचर कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अल्केन कैसे होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्यों, इनके अंदर कोवलेंट नेचर होता है, कोवलेंट नेचर यानी कार्बन कार्बन में भी कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत कम है कार्बन और हाइड्रोजन में, जिस कारण ये कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन पोलर, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर फोर्सेस कैसी हैं, फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल्स, क्यों करवा रही हूँ, प्लस 2 में बहुत काम आने वाला है, क्लास 12 में बहुत काम आने वाला है। जो मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेस है वो है वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस, बहुत ही कमजोर होती है ये, ठीक है, वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस, जिसको हम लंडन डिस्पर्शन इंटरेक्शंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लंडन डिस्पर्शन इंटरेक्शंस, ठीक है। और इनका मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है डिपेंड करती है साइज के ऊपर, साइज और स्ट्रक्चर कैसा है मॉलिक्यूल का। अब वीक फोर्सेस के कारण C1 से लेके C4 तक जितने भी अल्केन्स आते हैं, यानी कि जिसमें 4 कार्बन हो, एक कार्बन यानी कि मिथेन से लेके इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, बेसिकली ब्यूटेन तक मेरे पास जो आएंगी, क्या आएंगी, गैसेस आएंगी, लेकिन पेंटेन से शुरू होके C17 तक जितने भी मेरे पास अल्केन्स आएंगे वो लिक्विड्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद C17 से हायर क्या आएंगे, जिनके अंदर 18 कार्बन एटम्स आ गए या उससे भी ज्यादा होंगे, वो सॉलिड्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड्स होंगे, लेकिन कब होंगे, एट 298 केल्विन, ये रिक्वायरमेंट है, इतने टेम्परेचर ये सॉलिड मिलेंगे, C18 से ऊपर वाले, 17 में नहीं, C18 से ऊपर वाले, ठीक है। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट
अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? एक तो नॉन पोलर है, ठीक है, वीक वंडरवाल्स फोर्सेस से अट्रैक्टेड है। जैसे जैसे ही इंक्रीज होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में, साइज भी इंक्रीज हो जाता है। क्या पहले वो गैसेस में होते हैं, फिर वो उसके बाद लिक्विड में आ जाते हैं, फिर वो सॉलिड में आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो जब हम कार्बन ऐड करते हैं टू द चेन, उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो मेरे पास 3 4 तक है, उसके अंदर मैंने एक कार्बन ऐड कर दिया चेन के अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट 30 केल्विन तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी कार्बन ऐड करती जाऊंगी मैं चेन के अंदर, उतना उतना मेरा 20 to 30 से लेके क्या इंक्रीज होता जाएगा। और हाँ, ये ऐसे ही होएगा। और इनका बॉइलिंग पॉइंट का ना इस तरह से आता है ग्राफ, यू कैन से ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। इंक्रीज होता जाता है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ये टेम्परेचर दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिखा रहा है। जैसे जैसे अल्केन हैवी होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और जो ब्रांच चेन होते हैं, देखो ये तो मैंने सिंपल का बता दिया, अगर ब्रांच चेन है दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द स्ट्रेट, रिमेंबर दिस। ब्रांच्ड चेन branch chains have lower boiling point than the straight alkanes, straight chain isomers भी कह सकते हैं। जैसे कि पेंटेन है, मेरे पास पेंटेन है CH3 CH2 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 CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आइसोमेरिज्म करें अगर, यहाँ पे CH3 आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 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 और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब देखिए, अगर ये सिंपल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 309 केल्विन, ठीक है। इसका कम हो गया, एक ब्रांच आ गई, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 301 केल्विन, ठीक है। इसका 282.5 केल्विन, ब्रांचेस बढ़ गई ना, 2 ब्रांचेस आ गई। क्यों? जो ब्रांचिंग होती है जब मॉलिक्यूल की, वो बहुत कॉम्पैक्ट होती है, जिसके कारण इनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं ना, सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस यानी कि वंडरवाल्स फोर्सेस जो है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सरफेस के एरिया के ऊपर। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतने ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, उतना उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्रांच चेन का कम होता है देन द स्ट्रेट चेन आइसोमर्स, स्ट्रेट चेन आइसोमर्स लिखो चाहे इन केस ऑफ अल्केन्स। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट, आके मेल्टिंग पॉइंट भी देख लो। मेल्टिंग पॉइंट क्या, रेगुलर वेरिएशन आती नहीं है इसमें, ठीक है, किसी का बढ़ गया किसी का कम हो गया, ठीक है। इतना याद रखो अल्केन्स में, अल्केन्स विद इवन नंबर किसके, कार्बन एटम के ऑब्वियसली, हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू इमीडिएटली जिसका उसके बिल्कुल साथ वाला नेक्स्ट लोअर अल्केन, जो उसका कम वाला पीछे वाला होगा, नेक्स्ट लोअर अल्केन होगा, लेकिन उसमें क्या होंगे, और नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क होता है, इनका जो है ज्यादा होता है ऑड वालों का, सॉरी इवन वालों का। जो उनका बिल्कुल नेक्स्ट कम वाला आता है उसका कम हो जाता है। यानी कि मेरे पास अगर C3 है यहाँ पे, उसका 85 है मेल्टिंग पॉइंट, 85.3। C4 आ गया तो 134 सीधा बढ़ गया। C5 आ गया तो आगे बढ़ेगा, ये तो अगला आ गया ना, ऑड से अगला आ गया, सॉरी इवन से अगला आ गया, 143 है, बढ़ेगा। लेकिन जैसे C6 आएगा वो 178 हो जाएगा, यानी कि पिछले वाला कम होता जाता है। फिर C7 में मेरे पास 178 है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, अगर C7 पे, C7 पे आएगा, नहीं 178 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 184 कुछ आएगा, 182 लिख लेते हैं, ठीक है। C8 पे 216, इस तरह से चेंज होता जाता है, ठीक है। अब ये भी शेप और साइज पे डिपेंड करते हैं, पर और जो क्रिस्टल लैटिस इसकी पैकिंग है वो कैसे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो अल्केन्स है जिनका इवन नंबर होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, ये भी याद रखो। इवन नंबर वालों की जो स्ट्रक्चर है
मोर सिमेट्रिकल होती है एज कंपेयर टू ऑड वालों की। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस जो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उनकी ज्यादा बढ़िया मानी जाती है एज कंपेयर टू ऑड वंस। वंडरवाल्स और अट्रैक्शंस जो है इवन वालों में ज्यादा होंगी, तो मेल्टिंग पॉइंट उनके ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ऑड वाले। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोल्यूबिलिटी। इसमें आता है लाइक डिजोल्व्स लाइक। बाकी आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सोलेबिलिटी में सिर्फ ये पैटर्न शो होगा, लाइक डिजोल्व